मैं दूसरे एनजीओ में भी गई। दूसरे एनजीओ में मैंने देखा कि वहाँ पे गलत काम हो रहा है। तो मैंने वो एनजीओ की जो कमांडर थे, मैंने उनसे शिकायत की कि मैडम दीदी जब काम गलत हो रहा है तो पुलिस को बुलाइए। कहती तुम्हें क्या लेना देना है। जब मैंने देखा कि वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ मिलाए जा रहे हैं, गलत काम हो रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने भी मुझे इस लाइन में डालने की कोशिश की, क्योंकि वो देख रही थी पीड़ित महिला है। कि आजकल ऐसे केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं, जैसे सोनम रघुवंशी का केस, मुस्कान रस्तोगी का केस। लड़कियां मुंह दिखाई के पैसों से पति की सुपारी दे देती हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जो आप कह रही हैं कि आजकल इस तरह से कैसे बहुत आ रहे हैं कि बॉयफ्रेंड से के संग मिलके और पतियों को मौत के घाट उतार देना, तो इसमें भी तो पुरुष शामिल है ना। औरत को एक ममता, एक देवी का रूप दिया गया है हमारे समाज में। दूसरा ये भी है कि हमारी कानून व्यवस्था जो है, कानून प्रणाली है, इतनी स्लो है कि अगर कोई मर्डर भी करता है उसको सजा होते होते 8-10 साल हो जाते हैं जी, तब उनको सजा मिल पाती है। कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं औरतों की तरफ बायस्ड है। जी हाँ। तो आपके अनुसार सबसे खतरनाक केस कौन सा था जो आपने हैंडल किया और उसमें आपने विजय प्राप्त की? मेरे पास 2019 में जी। एक मई के समय एक केस आया। एक लड़की थी सोनी, सौतेली माँ ने उसको मात्र 40,000 में बेच दिया था उस लड़की को। से बहुत ही बेरहमी से पेश आती थी। चिमटे से पूरा शरीर जला हुआ था, चिमटे और सिगार से शरीर जला हुआ था उसका। मेरी संग है जो सहयोगी मनीषा मिश्रा वगैरह, उसके कपड़े बदलती थी। रोज एक नया कपड़ा उसको दिया जा रहा था, चिपकता था। उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे सफ़ेद रंग का पाउडर दिया जाता था टाके समय। अच्छा। लेकिन लड़की अपने बयान नहीं दे दी तो हम लोग कोई रेप केस कुछ नहीं ला पाए। एक लड़की थी, 19 साल की मुस्लिम लड़की थी, मुझे थाने में मिली। देखो लड़की बैठी हुई, बच्चा लेके बैठी, रो रही है थोड़ा। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया, ऐसा ऐसा उसने बताया मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ है। तो मुझको बहला फुसला के उन्होंने मुझसे संबंध बनाए थे। मालिक के संग, बड़े कंपनी के मालिक के संग उसको गलत अवस्था में देखा, उसके पति ने खूब मारा था उसको। सोशल वर्क की सबसे बड़ी मिथ्या क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि या तो पीड़ित व्यक्ति या पीड़िता की बात ना ही पुलिस सुन रही होती है, ना ही प्रशासन। तो उनके पास एक तीसरा रास्ता होता है किसी एनजीओ के पास जाने का, एक ऐसे समाज सेवक या फिर समाज सेवक सेविका के पास जाने का जो निस्वार्थ भाव से सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं। नमस्कार, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट आद्या त्रिपाठी स्वागत करती हूँ सीमा त्रिपाठी जी का, जो 9 सालों से समाज सेवा कर रही हैं। सभी को मेरा नमस्ते दर्शकों को। मेरा नाम इन्होंने बता चुके हैं कि मेरा नाम सीमा त्रिपाठी है और मैं 9 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और मैं आदमी की पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए मदद करती हूँ। मेरे पास वही पुरुष और महिला आते हैं जो प्रशासन से हारे हुए होते हैं। अच्छा। जो जिनकी प्रशासन नहीं सुनता है वो मेरे पास आते हैं और मुझसे मदद की एक उम्मीद लेकर आते हैं, जिसकी मैं अभी तक मैं उनकी मदद में खरी उतरी हूँ भगवान की दया से और लोगों के आशीर्वाद से। तो मैं इस तरह से उनकी मदद कर रही हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप पहले एक टीचर थी। समाज सेविका से पहले आप एक टीचर थी। तो समाज सेविका बनने का आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपको कब लगा कि अब आपको समाज के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि मैं अपनी शादी से पहले एक टीचर थी जी। और शादी के बाद मुझे भी प्रताड़ना मिली ससुराल से पति के द्वारा। अच्छा। तो जब मैं कोर्ट कचहरी करना शुरू किया जब हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी एक समाज सेविका बन के लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत ही यानी कि लोगों को सताया जा रहा है, बहुत ही फ़ायदा उठाया जा रहा है उनसे। तो मैंने अपना एक एनजीओ खोला और 2016 में, और नारी जागृति समस्या निदान केंद्र के माध्यम से मैं आज पीड़ितों की मदद कर रही हूँ और मैं उन्हीं पीड़ितों की मदद करती हूँ जो प्रशासन के द्वारा सताए हुए होते हैं। तो वो प्रताड़ना एग्ज़ैक्टली थी क्या जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप भी एक सोशल वर्कर बनना चाहती हैं? मेरे पति ने मुझसे आर्य समाज से और शादी की थी जी। और अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए वो मुझे प्रताड़ित करने लगे और वो सख्ती स्वभाव के भी थे, उसके द्वारा भी मुझे प्रताड़ना देने लगे थे। अच्छा। सिर्फ मैं 2 महीने उनके पास रही, इसके बाद उन्होंने मुझे मैके में छोड़ दिया
मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनके संग रहूँ, अपना दाम्पत्य जीवन बचाऊँ, लेकिन उन्होंने उनकी बहनें वगैरह मुझे उन तक रहने नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने मुकदमे लगा दिए और फिर मैं अपने मुकदमे लड़ने लगी। मुकदमों के दौरान ही मैंने देखा कई ऐसी पीड़ित महिलाएँ हैं, जो पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं, उनको यानी कि सताया जा रहा है। अच्छा। वो सब तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि मैं एक एनजीओ खोलूँ, लेकिन एनजीओ खोलने से पहले मैं भी एक एनजीओ में गई थी मदद के लिए। अच्छा। तो मैं लेकिन इस समय एनजीओ का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने देखा एनजीओ में कि वो मेरे पति से ही मिलके मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं किए। अच्छा। तब मैं दूसरे एनजीओ में भी गई। दूसरे एनजीओ में मैंने देखा कि वहाँ पे गलत काम हो रहा है। तो मैंने वो एनजीओ की जो कमांडर थी, मैंने उनसे शिकायत की कि मैडम दीदी जब काम गलत हो रहा है तो पुलिस को बुलाइए। कहती तुम्हें क्या लेना-देना है? तो मैं एक बार उनके संग एक केस में यानी कि थाने गई, नौबस्ता थाने में। वहाँ पे एक राजदेव प्रजापति सर थे। उन्होंने कहा मैडम मुझे आप पढ़ी-लिखी एक महिला लग रही हैं और अगर आपको समाज सेवा करने का शौक है या करना चाहती हैं, तो आप अपना एक एनजीओ खोल के करें। तो मुझे उनसे एक प्रेरणा मिली कि नहीं सच कह रही है कि मैं इस तरह के एनजीओ में ना शामिल होके अपना एक एनजीओ खोलूँ और निष्पक्ष लोगों की मदद करूँ। तब मैंने 2016 में अपना एनजीओ खोला। जी। कि मैं उस कमांडर से मैंने देखा, मैं एक यानी कि महिला एनजीओ से जुड़ी हुई थी। मैं उसके घर में गई, 4थी मंजिल में वो रहती थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ मिलाए जा रहे हैं, गलत काम हो रहा है। मैं धड़धड़ाते हुए उतर के चली आई नीचे। मैंने अपने कमांडर से यानी कि जो गुलाबी गैंग की कमांडर थी कानपुर की, मैंने उनसे बोला कि दीदी यहाँ पे गलत काम हो रहा है, पुलिस बुला लीजिए। कहती तुम्हें क्या लेना-देना इससे है, और जो कर रहा करने दो। फिर उसके बाद उन्होंने भी मुझे इस लाइन में डालने की कोशिश की, क्योंकि वो देख रही थी पीड़ित महिला है। तो वो पीड़ित लोगों को ही टारगेट करते थे? जी ऐसा हाँ, कुछ था? जी हाँ, क्योंकि मुझसे भी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी उनकी। एक व्यक्ति था राजू खन्ना नाम का, मुझसे कहते हैं अरे वो कह रहा है घूमने के लिए, लखनऊ चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि दीदी वो घूमने के लिए अगर कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो महिला से चाहेगा ना, तभी तो घुमाएगा, ऐसा ना कोई शॉपिंग-वॉपिंग से करा देगा। क्या आपको मैं ऐसी महिला दिख रही हूँ? तब मुझे लगा कि नहीं ये एनजीओ गलत है, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो मैंने नहीं रहा। फिर मैंने उनके ऊपर मुकदमा भी लगाया, क्योंकि जब मैंने अपना एनजीओ खोला तो वो मेरी बदनामी करने लगी कि वो मेरे पति से मिल गई, क्योंकि मैं पति से मुकदमे चल रहे, पति से मिलके मेरी बदनामी करने, महिलाओं के बीच में कहना ये ऐसी है वैसी हैं। तो मैंने उनके ऊपर एक 5 मानहानि का मैंने मुकदमा भी लगाया उनके ऊपर, एनजीओ कमांडर के ऊपर। और मुकदमा अभी भी चल रहा है वो, क्योंकि आप भी जानते हैं कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। जी। तो इस तरह से मैंने उनका एनजीओ छोड़ के अपना एनजीओ खोला। उसके द्वारा मैं निष्पक्ष जांच कर अपना निष्पक्ष लोगों की मदद करती हूँ। सीमा जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आजकल ऐसे केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं, जैसे सोनम रघुवंशी का केस, मुस्कान रस्तोगी का केस। लड़कियां मुंह दिखाई के पैसों से पति की सुपारी दे देती हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो इस पर आपके क्या विचार है? जो आप कह रही हैं कि आजकल इस तरह से कैसे बहुत आ रहे हैं कि बॉयफ्रेंड से के संग मिलके और पतियों को मौत के घाट उतार देना, तो इसमें भी तो पुरुष शामिल है ना। जी। कोई महिला अभी तक मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं आया है जो उसने अलग अकेले मर्डर किसी का किया है। हाँ। मर्डर करने के लिए पुरुष भी उसमें आया है, लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश है। औरत को एक ममता, एक देवी का रूप दिया गया है हमारे समाज में, तो वो देवी अब वो ममता का रूप ना होकर हत्यारिन का रूप इस समय आ रहा है, जी। जो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है समाज के लिए। ऐसी महिलाओं को और उनके बॉयफ्रेंडों को साक्ष्य मिलने के तुरंत बाद तुरंत उनको फांसी दे देनी चाहिए, या उम्र कैद भी नहीं देनी चाहिए। हम तो कहते हैं फांसी देनी चाहिए। हम लोग तो इस चीज़ की मांग करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, जिससे एक यानी कि समाज में संदेश जाए कि इस तरह की जो महिलाएं उनके बॉयफ्रेंड करें, दोबारा ऐसी घटना ना घटित हो। तो समाज कहीं न कहीं एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। और जो रूल है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर मुस्कान वाले में या उससे पहले कोई और भी जैसे केस हुए, उसमें तुरंत ही अगर डिसीजन हो गया होता, तो शायद ये सोनम ये काम ना करती, क्योंकि जो भी ये काम कर रही हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ देख के ही कर रही होंगी कि ये देखो वो तो आराम से घूम रही, अपने जेल में बंद है, जेल में भी सारी सुख सुविधाएं सब मिलती हैं। जी। और कहा जाए तो अगर पैसा है तो सब कुछ मिल रहा है, अगर नहीं है तो कुछ भी अपना जैसे भी ये चल रहा है। और ऐसी महिलाओं को जो इस तरह की प्रवृत्ति की होती हैं, उनके लिए जेल भी सुख सुविधा के लिए है। मेरा आपसे ये सवाल है कि लोगों में ऐसी प्रवृत्ति क्यों डेवलप हो रही है, कि ऐसा नेचर क्यों हो रहा है कि वो
या तो रेप कर देते हैं उसके बाद मार देते हैं, मतलब किसी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है उनकी नजरों में। तो आपके इस पे क्या विचार इस है? तरह के लोग जो होते हैं एक प्रकार से कह लीजिए साइको भी हैं, थोड़े साइकोपैथ। साइको थोड़े से। हम्म, वो आगे का नहीं सोच पाते हैं कि अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा इसका अंजाम क्या होगा। दूसरा ये भी है कि हमारी कानून व्यवस्था जो है, कानून प्रणाली है, इतनी स्लो है कि अगर कोई मर्डर भी करता है उसको सजा होते होते 8-10 साल हो जाते हैं जी या उससे उससे अधिक ही हो जाते हैं, तब उनको सजा मिल पाती है। उनको हाँ, जैसा कि हमने निर्भया केस में देखा, निर्भया केस में भी काफी समय बाद 10 साल बाद उनको न्याय हो मिला। पाया है। जी। उसकी वजह से उन लोग आगे का नहीं सोचते हैं। जो अभी है, जो सामने पड़ रहा है, जो अपनी मनमानी करना है, हमें नहीं रहना है तो नहीं रहना है, हमें उसको संपूर्णता करके उसको यानी कि हटा देना है। और थोड़ा इनकी सोच ये रहती है कि मैं किसी तरह से उनको हटा दूंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, पुलिस वाले किसी को जी। पता नहीं चलेगा, और मैं एक विधवा बन के उसकी आदमी की संपत्ति पे राज करूंगी। ये भी एक तो राज क्या है। कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं औरतों की तरफ बायस्ड है? जी हाँ, अच्छा। औरतों के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे समाज यानी कि हमारे इंडिया में औरतों को फांसी नहीं नहीं। दी गई है। जी। हम लोग फांसी की मांग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि सोनम को या मुस्कान को फांसी हो पाएगी। हम लोग जी। मांग तो कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉ फिर इसमें आके खड़ा हो जाएगा, बीच में जी। आ जाएगा सामने कि औरतों को फांसी नहीं दी जाती है, ये उम्र कैद दे दी। उम्र कैद में क्या है, आप रह रहे हो वहां पे जेल में, सारी यानी कि एक पैसा है तो सब कुछ है, सब अभी कुछ है, आपने पैसा है, सब कुछ है। दूसरा, जब गलत तरह की औरतें हैं तो उनको इज्जत से तो मतलब है नहीं ना। जी। ये वही औरतें करती हैं मर्डर वगैरह जिनको अपनी इज्जत से मतलब ही नहीं है, जो समाज के लिए अपनी इज्जत के लिए सोचेंगी, वो इस तरह के कदम नहीं उठाती हैं। अपने प्रेम को भी, जो वाकई में औरत प्रेम कर रही होती किसी से, लड़के से, तो अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत के लिए अपने प्रेम को दबा भी ले जाती हैं। जी। लेकिन ऐसी औरतें, उनको समाज की, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है। वो हर माहौल में रहना पसंद कर पसंद कर रही हैं, क्राइम वाले माहौल में रहना। सीमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप 9 साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते हुए, काफ़ी पुराना एनजीओ है आपका और काफ़ी ऐसे केसेज़ आपने हैंडल भी किए होंगे। तो आपके अनुसार सबसे खतरनाक केस कौन-सा था जो आपने हैंडल किया और उसमें आपने विजय प्राप्त की? मेरे पास 2019 में जी। एक मई के समय एक केस आया। एक लड़की थी, सोनी कांड से, वो बहुत प्रचलित केस था। काफ़ी दिन अच्छा। मीडिया में, पेपर में छपा भी उस केस के लिए। जी। उसको, उसकी जो मालकिन थी, उसको उसकी सौतेली माँ ने उसको मात्र 40,000 में बेच दिया था उस लड़की को। अच्छा। और काकादेव में उसको रखे हुए थी। और रखने के बाद उससे बहुत ही बेरहमी से पेश आती थी। चिमटे से पूरा शरीर जला हुआ था, चिमटे और सिगार से शरीर जला हुआ था उसका। पड़ोसियों ने उसको देखा कि वो घर के बाहर निकल के आई, तो एक गरीब पड़ोसी सामने रहते थे, दुकान करते थे परचून की। उन्होंने जब देखा कि वो जली हुई है, बोल नहीं पा रही, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को सूचना देने पे 6 थाने की पुलिस आई थी वहाँ पे उसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो जो मालकिन थे उस पे कई बड़े लोगों का भी हाथ था अच्छा। उसके ऊपर। जी। तो इसलिए एक थाने से काम नहीं चल पा रहा था, तो कई 6 थानों की पुलिस आकर उसको छुड़वा के ले गई थी। छुड़ाने के बाद भी एक बहुत ही मामूली सी धारा में पड़ोसी के द्वारा एप्लीकेशन दी गई। तो पहले तो एफआईआर हो नहीं रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने थोड़ा सा वो किया, तो एक बहुत ही मामूली सी धारा में उसकी एफआईआर लिखी और लड़की को मरने की अवस्था में हैलट अस्पताल में डाल दिया गया था। एक आराम से 2 पुलिस वाले, एक लेडीज पुलिस थी, एक जेंट्स पुलिस खड़ी बैठ वहाँ पे। जब मैं गई थी तब मुझे मिली हुई थी। जी। मैंने देखा कि वो लड़की मरने की स्थिति में पड़ी हुई है, कोई इसका इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी ब्लीडिंग शरीर में, पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी। तब मैंने प्रशासन से मांग की कि इसमें काफ़ी, मैंने प्रशासन से समय 2 महीने में लगातार लड़ती रही इसके लिए, लड़की के लिए। जी। जलने की अवस्था में उसको मैंने न्यूरो में, अस्पताल न्यूरो वार्ड एक बना हुआ है, वहाँ पे मैंने इसको रखवाया, क्योंकि वो जली हुई तो थी नहीं पूरी तरह से जो उसको बर्न में रखा जाए। उसको जगह-जगह उसको मैं, अब मेरे पास आज भी फ़ोटो है, लेकिन मेरे पास जो फ़ोटो इस समय है वो 20 दिन के बाद की फ़ोटो है। अच्छा। उसके पूरे शरीर में जला हुआ था वो। पूरा कपड़ा उसके चिपके हुए थे। मेरे जो सहयोगी थे, मैं, मेरी संग हैं जो सहयोगी मनीषा मिश्रा वगैरह, उसके कपड़े बदलती थी, मैं तो बदल नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था। कपड़ा बदलती तो मेरे आँसू निकल आते थे। तो वो थोड़ा हिम्मत करके उसके कपड़े, पूरा शरीर रोज़ एक नया कपड़ा उसको दिया जा रहा था, चिपकता था।
उसके बावजूद भी जब मैंने अस्पताल में उसको रखा, प्रशासन से माँग की, उसके बाद भी कुछ नियम होते हैं कि अगर इतने दिन अगर अस्पताल में रखें, धाराएँ गंभीर हो जाती हैं। जी। तो उसमें भी पुलिस आई छुड़वाने के काका-देव की कि इसको छोड़ छुट्टी कर दी जाए, लेकिन मैं बराबर एक अपनी महिला। तो पुलिस के ऊपर भी दबाव रहता है या पुलिस खुद ऐसे लोगों के फेवर में रहती है? पुलिस के ऊपर दबाव साधना दीक्षित के सहयोगी लोग कर रहे होंगे ना कि इस केस को यहीं से क्लोज करो, अच्छा। आगे क्यों बढ़ रहा है ये केस। तो इसमें मेरे पास भी मेरे ऊपर भी लोगों ने कि आगे पीछे गाड़ियां लगाई गई, मेरे एनजीओ के विषय में पता किया आखिर ये महिला इतना क्यों बोल रही है यहाँ पे। और इस महिला को पूरे मैंने कई एनजीओ को संगठित कर लिया उस समय, कई लोग मेरे संग आ गए थे और मैं बराबर मीटिंग कर रही थी ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके। इसके बाद मैंने उसको छुट्टी नहीं होने दी, आराम से महीने लड़की वो 2-2.5 महीने अस्पताल में हालत में रही है, क्योंकि तब भी उसकी चोट तब जब नॉर्मल हो गई है तब उसको वहाँ पे रखा गया है, ये नारी निकेतन में रखा गया था। अच्छा। इस बीच मैंने जो मामूली सी धाराएं लिखी थी उसके बाद मैंने 307 की, यानी कि उस समय 300 सीआरपीसी 307 की लिखवाई थी और 325 की लिखाई थी, 2-3 और धाराएं और मैंने बढ़वाई थी गंभीर धाराओं में। अच्छा। और उसमें क्या था कि उसमें गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही थी, जो साधना दीक्षित थी, तो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो मैंने डीएम ऑफिस में घेराव किया जाके। अच्छा। डीएम सर ने कहा कि सीपी एसएसपी तक उस समय एसएसपी तक कमिश्नर नहीं लागू था, एसएसपी सर से आप बात करिए। हमने कहा मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर आज 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं यहीं पे आके बैठूंगी, हम लोग आके। तो 24 घंटे नहीं हुए थे, उसकी गिरफ्तारी हुई साधना दीक्षित की। वो यानी कि 20 रास्ते से कहीं भागने की तैयारी में थी, पकड़ी गई थी। अच्छा। और वो फिर 9 महीने जेल में रही थी। उनको हाई कोर्ट से स्टे मिला था, यहाँ से भी स्टे यानी हाई कोर्ट से फिर उनको जमानत मिली थी, यहाँ से भी मिल जाती। मैंने तब भी कोर्ट में भी जाके पैरवी की, मैंने सरकारी वकीलों को पूरा दस्तावेज दिया, देखिए ये इस तरह से है और इसमें कुछ गड़बड़ी ना होने पाए, यहाँ से ना छूटने पाए। सरकारी वकीलों ने भी कहा कि नहीं नहीं मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र है, मेरे एनजीओ का भी नाम है उस केस में। अच्छा। तो नहीं छूट पाएगी ये। तो 9 महीने बाद उसको जमानत इस बेस पे मिली थी क्योंकि उसके छोटे बच्चे थे। अच्छा। आज वो मुकदमा चल रहा है पेंडिंग पे, क्योंकि आप भी जानती हैं हमारी कानून प्रक्रिया कैसी है, जल्दी नहीं मिलता है न्याय लोगों को। सही बात। अब सुनने में आया है कि अब 2025 तक शायद उसका पूरा निस्तारण हो जाए, शायद उनको सजा। साधना दीक्षित जो है वो एक क्राइम महिला है। अच्छा। उनके ऊपर कई मुकदमों कई बार जेल जा चुकी हैं। तो इस तरह के केस है और भी ऐसे केस रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर केस और सबसे दयनीय केस मेरे लिए यही रहा। तो इतना उस लड़की को प्रताड़ित उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जिस माहौल में उसको ढालना चाह रहे थे वो उस माहौल में ढल नहीं रही। जी हाँ। अच्छा। क्योंकि उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे सफेद रंग का पाउडर दिया जाता था रात के समय। अच्छा। लेकिन लड़की अपने बयान नहीं दी तो हम लोग कोई रेप केस कुछ नहीं ला पाए। अच्छा, तो उन्होंने बयान देने से मुकर गई? मुकर नहीं गई जी। लड़की, बयान दे ही नहीं पा रही थी अपने। वो सिर्फ इतना इस हालत में नहीं थी कि पुलिस तो साधना दीक्षित का सहयोग देती। अब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि उसके संग रेप हुआ है, क्या हुआ, तो मैं भी नहीं लगा सकती थी कोई आरोप। तो मतलब बेसिकली आपके पास कोई साक्ष्य नहीं था। मेरे पास जो साक्ष्य था मैंने वो धाराएं बढ़वाई। अच्छा। मेरे मेरे पास रेप का साक्ष्य नहीं था तो मैंने नहीं उसके लिए जोड़ दिया। और 307 की, क्योंकि जिसको जानलेवा उसके ऊपर हमला हुआ था, 307 की लगी और हड्डी टूटी हुई थी उसकी शरीर की, तो 325 वगैरह लगी, ये सब धाराएं लगी थी। जी। तो ये तो आपने महिला की ओर से एक केस बताया हमें, तो ऐसा कभी कोई केस आपने आदमियों की साइड से लड़ा हो? जी हाँ, बिल्कुल भी मैं आदमियों के साथ से भी कोई केस लड़ती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सत्य का ही साथ देती हूँ। जी। एक 2018 में एक विधवा माँ आई मेरे पास और कही मेरी लड़के को बंधक बना के बहू ने इलाहाबाद में रख लिया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा। तो उस समय उस दिन राहुल गांधी जी आए हुए थे यहाँ पे, तो प्रशासन पूरा उसी में लगा हुआ था। लेकिन मैंने तब भी केतवई नगर एसओ से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, अभी तो मैं यहाँ पे यहाँ पे बैठा हुआ, राहुल गांधी जी आए हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ इलाहाबाद में फोन किए दे रहा हूँ, वो लड़के को छुड़ा लाएंगे। इलाहाबाद उन्होंने फोन किया, उसको छुड़ा के लाए। मैं अगले दिन उसको छुड़ा, लड़के को बंधक जो बना के रखी थी पत्नी उसकी, उसको छुड़ा के थाने में लिवा लाए थे। जब मैं अगले दिन वहां पे गई तो देखा कि लड़के की काफी चोटें थी, नाखून से नोचा गया था उसको। अच्छा। तो लड़की से मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों की, ये तो उल्टा ही वो आरोप लगाने लगी, जबकि वो कहने लगी ये मुझे मारे ये, जबकि लड़का वाकई बहुत सीधा लड़का था,
लड़के के पूरे हाथ में नाखून के निशान थे। कहीं ना कहीं विमेन कार्ड प्ले कर रही थी। जी हाँ, वो औरत होने का फायदा उठा रही थी। जी। तो वो आप कहती क्या है, जब मैं आप लोगों के संग चलूंगी। हमने कहा तुम झूठे आरोप मत लगाओ कि जब तुम्हारी सामूहिक शादी हुई तुम लोग कहाँ से दहेज लिए हैं, हाँ। तुम कैसे कह रही लोग दहेज लिए हैं। तो थोड़ा सा कपकाई वगैरह, हमने कहा हम तुमको ले चलेंगे अपने संग, लेकिन तुम यहाँ लिख के दे दो कि हम ना मेरे माता पिता ने शादी के समय कोई दहेज नहीं दिया था, ना ही मेरे से इन लोग गलत काम करते हैं कुछ भी। तो कहती क्या है कि नहीं मैं लिख के नहीं दूंगी। बहुत अड़ी रही। हम लोग की गाड़ी के आगे जैसे हम लोग चलाने की कोशिश करते तो गाड़ी के आगे बढ़ जाती। उस दिन भी ऐसा था कि एसओ सर कौंधियारा थाना था, एसओ सर भी किसी रेप केस में इलाहाबाद गए हुए थे। अच्छा। और ये जो कौंधियारा थाना है बिल्कुल बीहड़ इलाके में था, यानी कि कोई आसपास कुछ नहीं, गांव के खेत जैसे बने हो अच्छा। वहां पे, यानी कि वहां से अगर एक मेरे रिमोट एरिया था। मैं 5 महिला थी गई थी, अगर मुझ पे कोई हमला भी कर देता तो मैं कुछ ना कर पाती, लेकिन एक हिम्मत होने के नाते मैं वहां तक गई थी। निडर है आप। निडर डर होके नहीं लगता आपको किसी मेरे संग जो महिलाएं भी थी से? तो गई थी। तो उसको लड़की इस तरह से, तो फिर एक आदमी आया, चौकी का था, वो चौकी पुलिस वाला था, शादी वर्दी में। वहां पे मैंने देखा कि शादी वर्दी में पुलिस वाले घूम रहे हैं। अच्छा। शादी वर्दी में उसके कान में पता नहीं क्या बोला, क्या किया। उसके बाद वो जाने को हम लोग को कह दी, तो हम लोग उसको लड़के को लेके आ गए। उसके बाद तीसरे दिन मुझे धमकियां मिलने लगी कि मैं छात्र नेता इलाहाबाद से बोल रहा हूँ और आप एक महिला हो के महिला का दर्द नहीं समझी। हमने कहा भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, महिला अगर रहना चाहती है आराम से रहे, आके लिखा पढ़ी में रह ले आके। हाँ। लिखा पढ़ी क्यों नहीं करना चाहती है वो। सही बात है। वो मुझे धमकी दिए रहे कि आप कौन, आप अपने वकील से बात कराइए। हमने कहा मेरा कोई वकील नहीं है, मैं खुद एक समाज सेविका हूँ, मैं समाज लड़ रही हूँ, मैं खुद बात करूंगी। एकदम उल्टा सीधा उन्होंने बोला। हमने कहा आप छात्र नेता है तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दीजिए। मैंने साफ बोला आप मुकदमा लिखा दीजिए मेरे खिलाफ। लेकिन फिर फोन आने बंद हो गए। फिर लड़का आराम से लड़की को मैंने यहाँ कानपुर में लड़की को बुलाया भी आया। लड़की कहती कि मुझे इतना पैसा दे दो, ये है वो। हमने कहा पैसा, एक गरीब इंसान कहाँ से तुमको पैसा देगा, तुम्हें रहना प्यार से रहो। पैसे के लिए सब कुछ कर रही है, बंधक बनाया गया था। यानी कि वो बंधक बना के लड़के के घर वालों से पैसे की मांग करती, वो कर नहीं पाई। तो ये तो हमने बात कर ली जो बालिग हैं, समझदार हैं उन लोगों की, लेकिन आजकल नाबालिगों के साथ भी ऐसे कांड होते रहते हैं, बहुत आम हो गया है ये आजकल, आए दिन सुनने में आता रहता है। तो ऐसा कोई केस जो आपने लड़ा हो किसी नाबालिग के लिए? तो एक लड़की थी ना, 19 साल की मुस्लिम लड़की थी, मुझे थाने में मिली और अपने बच्चों को लेके बैठी हुई थी। रात का 9 बजे हुआ था। तो मैं एक केस के मामले में गई थी थाने में। तो मैंने देखा कि लड़की बैठी हुई है, बच्चा लेके बैठी और रो रही है थोड़ा। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया, ऐसा ऐसा। उसने बताया मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं वहाँ की लेडीज पुलिस से बैठी कि ये लड़की यहाँ पे 6 बजे के बाद क्या कर रही है, क्योंकि नियम है कि 6 बजे के बाद आप किसी महिला को थाने में नहीं बैठा सकते हो। अच्छा। तो क्या इसके ऊपर कोई मुकदमा है? मैंने पूछा, कहते नहीं है। तो हमने कहा तो फिर क्यों बैठा रखे हैं इसको? तो कहते वो साहब ने कहा है। हमने कहा साहब से मेरी जरा बात करवाइए आप। तो कहते नहीं 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 ऐसा करके। हमने कहा नहीं वो लड़की यहाँ नहीं रुकेगी। मैंने उसको वहां से हटा दिया। फिर उसके बाद मैंने इसकी स्टोरी जानी। अच्छा। क्या है तुम्हारी? तो उसने बताया कि एक बड़े कंपनी के हैं, उन्होंने मुझसे, जब मैं 14-15 साल की थी तो मुझको बहला फुसला के उन्होंने मुझसे संबंध बनाए थे। और संबंध बनाने के बाद जब मैं 17-18 साल की हुई तो उन्होंने दिखावा के लिए मेरी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद लड़का तो जो पति था वो बाहर रहता था हमेशा, और तब भी मुझसे संबंध बनाते रहते थे। अच्छा। और जो मेरा पति मुझे पैसा देता था उससे उन्होंने मुझे एक मकान दिखाया कि ये मकान है और ये तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं। वो मेरा उनके ऊपर 4 लाख रुपए भी, और मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। आज वो मुझे, मेरे पति को जब पता चल गया, मेरे पति ने उसके संग, यानी कि मालिक के संग, बड़े कंपनी के मालिक के संग उसको गलत अवस्था में देखा। उसके पति ने खूब मारा था उसको। जब खूब मारा उसके बाल तक उखड़ गए थे। अच्छा। तब वो थोड़ा दूरियां बनाने लगी तो उसने पैसा मांगना शुरू किया। तो वो देने से इनकार कर रहे थे। तो तो हमने कहा ये सब बातें तुम्हारी? कहते हैं हाँ ये सब दीदी बातें हैं, और मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरा 4 लाख है, मैं गरीब महिला हूँ, ज्यादा पैसे वाली भी नहीं हूँ। मेरे पति ने जो कमा के दी, पति मेरा पैसा मांग रहा है। तो तब मैंने उसका प्रार्थना पत्र नहीं की दिया वगैरह, इस तरह से हुआ। इसी बीच उसने अपने पैसे के बल पे, मैंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लड़की के संग गलत हुआ है, ये नाबालिग थी, ये सब। उसी बीच उसने लड़की के ऊपर रंगदारी का मुकदमा लगा दिया। 376 का मुकदमा लिखा
उससे पहले रंगदारी का लिख गया, 2 दिन बाद 376 का मुकदमा लिखा। महीने भर उसको टाला गया लड़की को कि हम तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे, ये वो करके सिर्फ इसलिए टाला गया था ताकि वो मालिक उनसे है आजाद ना हो नहीं जाए। मालिक जो है कोर्ट से मुकदमा लिखा दे इसके ऊपर गंभीर धाराओं में। अच्छा। रंगदारी का मुकदमा 376 से बड़ी सजा है उसकी भी। और उसको लड़की को 376 का जब मुकदमा लिखा उसको यानी कि मेडिकल के बहाने या उसके बयान के बहाने पुलिस के घर से उसको ले गई और तुरंत उसको जेल भेज दिया। अच्छा। तो उसके घर वालों ने मुझे बताया कि दीदी लड़की में उसको घर जेल भेज दिया गया है, ये वो है। तो हमने कहा कि उसी के मुकदमे उसको जेल क्यों भेजा गया? तब मैंने पता किया कि उसके ऊपर रंगदारी का मुकदमा लिखा है। तो मैंने फिर मीडिया में चला दिया कि मेरी एनजीओ की संस्था की महिलाएं आज जाके वहाँ पे आईजी के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगी। तो मुझे बीच में ही रोक लिया गया, पत्रकारों ने और पुलिस वालों ने बीच में रोक लिया गया। अच्छा। मेरी जो डीसीपी मैडम थी वो नई नई आई हुई थी। अच्छा। तो मेरी उनसे फिर बातचीत हुई तो कहती मुझे नहीं मालूम ऐसा ऐसा है कि लड़की ने पहले प्रार्थना पत्र दिया है उसके पास। तो एक उन्होंने भी हम लोग से लिखवाया, पूरा प्रार्थना पत्र हमने दिया। और मैं आपको बता थाने के अंदर जो उसको बैठाया गया था उस समय हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा था। अच्छा। मुझे बाद में सूचना मिली थी इस लड़की को खत्म करने की थी, यानी कि उसको खत्म भी कर दिया जाता अगर मैं उसको थाने से न निकाल के लाती। अच्छा, तो पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी जो आरोपी थे? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि पैसा बोलता है। तो जब मैंने धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे तो फिर उसके बाद वो लड़की 1 हफ्ते के अंदर छूट भी गई थी, लेकिन उससे पहले एक बड़े समाज सेवी मुझसे, लड़की जब जेल के अंदर थी तब मुझसे बड़े समाज सेवी मिले कि मैडम ऐसा ऐसा है, इस केस में आप मत बोलिए। तो मैंने अच्छा। कहा कि लड़की मेरे पास मदद के लिए आई है और उसके संग उन समाज सेवी को भी पूरी कहानी नहीं मालूम थी। क्योंकि अच्छा। मालिक ने जितना जो कारोबारी मालिक था जितना बताया तो नहीं मालूम होगा भाई, क्योंकि अपने गलतियां कोई नहीं बताता है। तो जब उन्होंने लड़की की कहानी पूरी सुनी तो हमने तब भी उनसे कहा कि आप कहिए तो मैं अपने एनजीओ में ताला लगा लेती हूँ। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने एनजीओ क्योंकि मेरी शुरुआत ही है उस समय और मुझे रोका जा रहा है कि आप इस केस में मत बोलिए। तो मेरे पास तो मैं क्योंकि मैं एक पीड़ित महिला थी, मैं दर्दों को समझती थी, मैं ऐसे ही केसों को डील कर रही थी। अच्छा। कि जो प्रशासन से परेशान थे और एक बड़ा समाज सेवी आके मुझसे कह रहा है कि इस तरह से मत करिए, तो मैंने यही कह दिया मैं अपने एनजीओ में ताला लगा देती हूँ। इसलिए अच्छा। मैंने बोला कि मैं आज के बाद से केस ऐसे नहीं लूंगी। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था कि मैं आप कहिए तो मैं अपने एनजीओ में ताला लगा देती हूँ, तो इस स्टेटमेंट का उन पर क्या प्रभाव असर पड़ा? हाँ। तब उनको मैंने पूरी कहानी बताई हाँ। कि भैया आपको पूरी कहानी नहीं मालूम लड़की की। जब उन्होंने लड़की की पूरी कहानी सुनी कि वाकई में उसके संग 14-15 साल की उम्र से शोषण हो रहा था उसका और एक बड़ा एज का आदमी कर रहा था, तो लड़की के संग गलत होगा। तो कहते कि ठीक है आप जो कर रही हैं करिए, आप अपना करिए, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए केस को। हमने कहा ठीक है, केस को जो है अपना तो वही पुलिस थाने में आएगी, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर ये आप रुकने वाली नहीं थी, लेकिन नहीं आप मैं लड़ी। अच्छा। तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है आप जो कर रही करिए। लेकिन उस केस में बाद में समझौता भी हुआ था कि वो अपना केस वापस ले लिए, तो वो अपना केस वापस ले लिए थे। कहीं ना कहीं पैसे की जीत इसमें भी हुई थी। लेकिन मैंने भी कहा कि लड़की को भी उम्र छोटी है, मुकदमा लड़ेगी और रंगदारी का मुकदमा भी उसके ऊपर था। तो मैं रंगदारी का मुकदमा को देखते हुए समझौता मैंने ज्यादा उचित समझा कि अगर समझौता हो जाता ज्यादा लड़की अपनी लाइफ जिएगी। उनको क्या है, उनके पास पैसा है वो लड़ लेंगे। लड़की के पास इतना पैसा नहीं कि मुकदमेबाजी वो लड़ सके। आप ये रंगदारी का जो है इसको आप थोड़ा एम्फसाइज करना चाहिए। रंगदारी का मुकदमे 2 तरह से होते हैं, एक में कम सजा होती है, अगर लिखित में सबूत मिल जाते हैं उसमें 10 साल की सजा है उसमें। अच्छा, तो ये रंगदारी है क्या मतलब? गलत तरीके से पैसे की मांग करना। अच्छा। लड़की को मैं बता रही हूँ, लड़की का पैसा उसके पास था, पुलिस वाले ने बुलाया, मैंने लड़की से मना भी किया था बेटा तुम्हें कोई भी पैसा दिया जाए तो मत लेना। अच्छा। अब जो भी कुछ है थाने से जो भी कुछ है तुम्हारा मुकदमा लिखने जा रहा है, अब तुमने उससे लड़ना है ये सब चीजों से। तो लेकिन लड़की पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मुस्लिम लड़कियां अधिकतर पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अच्छा। इमोशनल भी थोड़ा होती हैं वो थी। तो उसको उस तरह से फंसा के एक लिफाफा पकड़ाया गया थाने के अंदर, उसका वीडियो बन गया था, एक सबूत के तौर पे आ गया था। वो साजिश के तहत किया गया था।
तो इसी वजह से समझौता हुआ, नहीं तो ना फैसला हो जाता। फैसला हो जाता, इसलिए समझो जबकि वो उसका खुद का ही पैसा था, उसका जो खुद का पैसा रिटर्न था, कर रहे थे। रिटर्न था वो। हाँ, उसने जो बताया था कि मेरा 4 लाख रुपए इनके पास फंसा हुआ है, उसका खुद का तो पैसा था। जायज़ सी बात है कि एक गरीब महिला, उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा तो वो लेंगी ही, लेकिन हाँ, थोड़ा तो ध्यान क्योंकि देना चाहिए। मुकदमा कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। हुँ, वो सब चाहते हैं कि मेरा फैसला हो जाए, जो मेरा है वो मुझे मिल जाए, हुँ, जैसा भी है, कुछ भी, जैसे कि हमको न्याय मिल जाए जैसा। जी, मुकदमा आज की दुनिया में मुकदमा कोई नहीं लड़ना चाहता है। जी। अगर मुकदमे का फैसला समय से पहले हो रहा है तो लोग कर लेते हैं, हुँ, समझौता कर लेते हैं। हुँ। तो ऐसा हो भी रहा है आज के ज़माने में। सीमा जी, आपने कहीं न कहीं अभी तक हमें जो पूरी कहानी बताई है, उसमें आपने हमें बताया कि सोशल मीडिया पे आपने पिक्चर्स डाली थी, तो आपको लोग जो है रोकने आ गए थे। धरना धरना प्रदर्शन से आपको लोग रोकने आ गए थे। तो आपकी लाइफ में सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है? मतलब मुझे सोशल मीडिया से बहुत मदद मिली है। अच्छा, सोशल मीडिया से मेरे काफ़ी फैन भी बने हुए हैं अच्छा, और मैं जो भी काम करती हूँ लाइव दिखाती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा भी होता है, अच्छा। लेकिन हमारे विरोधी सक्रिय भी हो जाते हैं। जी, एक मैं मामला बता रही हूँ आपका, शीशा-मुँह थाने का मामला है। मैंने सोशल अच्छा, मीडिया में लाइव किया था, लेकिन विरोधी मेरा थे, विरोधी भी मेरे पतिदेव हैं। अच्छा, वो विपक्षी पार्टी से मिलके मेरे को उसमें मुकदमा लिखाया गया था। अच्छा। मुकदमा लिखाने के दौरान मुझसे बयान माँगे गए, आयोग ने बयान माँगे। मैंने कहा जब कोई मैंने अपराध किया नहीं है तो मैं बयान क्यों दूँ? सही बात है। मैंने टरकाया उनको थोड़ा-सा, समय हुँ, लगाया। हुँ, लेकिन उन्होंने मेरे फर्जी 41 का की एक नोटिस होती है, जो आरोपी होते हैं, हुँ, उनको 41 का की एक नोटिस मिलती है कि आप थाने में आके बयान दिए हैं। हुँ। मेरे पास पूरे उनके रिकॉर्ड में अपने यानी कि जो भी बात करती थी, रिकॉर्ड करती थी पुलिस, जो मेरे विरोधी होते थे पुलिस जी, वाले, जी। उनसे मैं तो 41 का की नोटिस पहले साइन थे, फर्जी साइन थे मेरे। उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, चार्जशीट भी मेरे खिलाफ लगाई। अच्छा। चार्जशीट लगाने के बाद मैंने उसकी शिकायत भी की आईओ की, तो शिकायत अभी चल रही है उसकी, क्योंकि हुँ, अभी अभी का मामला है वो। और मैं उसमें हाई कोर्ट से स्टे ले आई थी। अच्छा, हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी मेरे खिलाफ बीडब्ल्यू जारी था। अवेलेबल वारंट। हुँ, जारी था। तो मुझे पुलिस वालों ने बताया, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ। जब पुलिस आई थी तो पड़ोसी को अपना नंबर दे गई थी हुँ, और जब मैंने फ़ोन किया तो कहते पुलिस वाले कहते आपके खिलाफ बीडब्ल्यू जारी है, हुँ। आप जाके कोर्ट में पता करके एनबीडब्ल्यू ना जारी हो जाए आपके खिलाफ। अच्छा, जब मैंने कहा मेरा तो इसमें स्टे चल रहा है, कहते हैं आप जाके पता कर लीजिएगा। अच्छा। जब मैंने पता किया वाक़ई में बीडब्ल्यू जारी था वहाँ पे। हुँ, तो इससे मेरा सोशल मीडिया में वायरल करने से मुझे नुकसान भी थोड़ा हुआ। हुँ। तो इससे मेरे कुछ विपक्षी पार्टी भी हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, तो उन्हें वो पता चल जाता हाँ, है उनको आप क्या, हाँ, आपका आप नेक्स्ट क्या स्टेप कर रही हैं, होगा। क्या नहीं कर रही हाँ, हैं, उस चीज़ का वो थोड़ा फ़ायदा गलत उठाते हैं। जी, और वो मेरे विपक्षियों से जो मेरे पास पीड़ित आया उसके विपक्षियों से मिलके मेरे ऊपर मुकदमा लिखाने का काम करते हैं वो। अच्छा, मेरे ऊपर भी कई मुकदमे लिखे हैं। इस समय एक 452 वाला इसी समूह का चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट स्टे लगा हुआ है और उसमें भी समझौता होने वाला है। क्योंकि मैं शुरू से चाहती थी दोनों पार्टी भाई-बहन का मैटर था कि समझौता हो जाए। मैं अच्छा। शुरू से चाहती थी इस पार समझौता हो जाए, बाकी हम लोग के ऊपर तो मुकदमे लगते हैं तो तो लगे, कोई आपके बात ऊपर नहीं। अभी कितने मुकदमे हैं टोटल? ऐसे टोटल तो लगे हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। अच्छा, पति के अलावा 2-3 लगे तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, एक अभी चल रहा है शीशम वाला, अच्छा, वो भी अब खत्म हो जाएगा जुलाई में। बढ़िया। बाकी पति से तो लड़ ही रहे हैं, अपना मुकदमे चल ही रहे हैं उनसे। तो सीमा जी, ये तो बहुत सीरियस बातें हो गई। आपने काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमें बताई और काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिली मुझे आपसे कि अगर वाक़ई आप ऑथेंटिक हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो जीत आपकी ही होगी। तो चलिए एक रैपिड फायर करते हैं छोटा-सा। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है, फ़ेवरेट समाज सेविका आपकी कौन है? मेरी समाज सेविका हैं सखी केंद्र की नीलम चतुर्वेदी जी, जिनको अच्छा, देख कर मुझे प्रेरणा मिली, किस जी। तरह से चलना चाहिए समाज में। तो अगर आप समाज सेविका नहीं होती तो आप क्या होती? मैं टीचिंग लाइन में होती, क्योंकि मैं पहले टीचर थी। तो वो आपका फ़ेवरेट सेक्टर है, मतलब आप हाँ, वाक़ई मेरे टीचर बनना मैं चाहती वाक़ई में टीचर ही रहना चाहती थी, हैं? अच्छा। लेकिन रह नहीं पाई। कोई बात नहीं। सोशल वर्क की सबसे बड़ी मिथ्या क्या है? मतलब लोग सोचते सोशल हैं वर्क में लोग सोचते हैं बहुत आराम है, नाम है, ये है। अगर आप सच में सोशल वर्क हैं, हुँ, सच्ची में सोशल समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत है। अच्छा, क्योंकि संघर्ष इसलिए है, सोशल वर्क में हम समाज से भी लड़ेंगे, हुँ, समाज में अच्छे या बुरे सब हैं। हुँ,
तो मुझे संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। जी। उसके लिए मुझे कोई अगर पीड़ित मुझे आ रहा है तो उसको ना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पीड़ित के लिए कोई समय नहीं होता है। जी। तो मुझे उसको हर समय देना है, चाहे सुबह रात का 9 बजे हो या 12 बजे हो या सुबह का 6 बजे हो, अगर मेरे घर के सामने खड़ा है तो मुझे उसको समय देना है। तो यही कहते हैं कि सोशल वाक़ई में जो कर रहा है, उसके जीवन में बहुत संघर्ष है। अच्छा, तो लॉ का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? मतलब सबसे बड़ी कमी क्या है? गैप लॉ क्या में है? ये सबसे हमारे यहाँ कानून में इसलिए कमी है कि जो हम लोग को न्याय प्रक्रिया है बहुत स्लो चलती है। लोग पहले कहते थे वो हाथी की चाल चलती है। यहाँ से हाथी बहुत धीमे-धीमे चलता है ना, वैसे वो चलती है। वाक़ई में वैसे ही चल रही है। हम लोग यही चीज़ की चाहते हैं कि जो भी फैसले हैं पर डे, जैसे अदालतों में जाते हैं तो पर डे कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि आप तारीख लेके चले आ रहे हो। न्याय प्रक्रिया में जज लोगों का समय 10 से 5 और 10 बजे जज बैठ जाना चाहिए। लेकिन मैं देखती हूँ अधिकतर जज 12 बजे से बैठना शुरू करते हैं, 11:30 से शुरू करते हैं और 3 बजे 2 बजे उठ जाते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं। आप अगर अच्छी पेमेंट ले रहे हो तो समय से समय दो। जी। तो सीमा जी, आपकी फेवरेट राजनेता कौन है? मेरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, जिनको देख के अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनसे प्रेरणा भी मिलती है कि एक उन्होंने बहुत अपने साफ-सुथरा जीवन जिया अच्छा। और उनका विपक्ष भी बहुत ही आदर करता था। जी। इसलिए वो मेरी फेवरेट रही हैं। चलिए, तो आपने कभी पुलिस को मात दी है? हाँ, दी है, आपने अभी बताया। मैं पुलिस को अक्सर मार देती हूँ, पुलिस से मेरी अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं मैं लड़ाई-झगड़ा करती हूँ, ऐसा नहीं, मैं मान-सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। जी। तो सीमा जी, आपके साथ ये पॉडकास्ट कंडक्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर जी हाँ, बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और यहाँ आके मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा है। जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे आप इस तरह से मुझसे प्रश्न किया। जी। तो मुझे तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी उतनी ही इंस्पिरेशन मिली होगी, उतनी ही मोटिवेशन मिली होगी। तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।